ये वो वाले बच्चे हैं। अब सोचो अपने पास है ही नहीं ऐसा कोई सिस्टम जो उनको कैटेगराइज कर पाए। नोट कर लीजिए, जो कैटेगराइज कर पाए, जो सोच पाए, जो उनको उतनी सोच दे दे, उतना भारी काम दे दे। है इतना भारी काम अपने पास स्कूलों में? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना भारी काम है क्या जितने लेवल की मैं बात कर रहा हूं? तो बताओ क्या करोगे? कर दिया बर्बाद। हो गया ना? सो दिस इज द पॉइंट जो आपको समझना है, और समझने से ज्यादा आपको मां बाप को समझाना है कि भाई ये वो वाला सामान है जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करना है, तो क्यों पटाखे बनाने की बात करता है इससे? वो बारूद है, इतना एनर्जी है, इतनी हाई एनर्जी है। वो बंदा दूसरों के लिए लड़ने के लिए बना है, वो बंदा आंदोलन करने के लिए बना है, वो बंदा मतलब पता नहीं क्या करने के लिए, दुनिया पलटने के लिए बना है। वो कोशिश भी करेगा तो भारी सामान उठाने की करेगा। ये नहीं उठती, चल कोई भी भारी सामान, ये उठा, कार उठा के दिखाता हूं आगे से, ये दिखाता हूं पीछे से, इस टाइप की हरकतें करेगा वो। नहीं तो जिम में जाएगा तो देखता हूं कितना वजन उठा सकता, मतलब वो दिखेगा वहां उसके उन कामों में। आप, क्योंकि आपके पास और कोई इतना बढ़िया, इतना भारी दिखने वाला काम है ही नहीं आपके पास, उसकी गलती थोड़ी ना है। गलती फिर मारी है स्कूल की, माँ बाप की, सिस्टम की, सोसाइटी की, आसपास की सराउंडिंग्स की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नोट कर लीजिए। तो और हमारे पास नहीं है। क्लियर हुआ? अब रह गए 0 to 60 वाले। 0 to 60 वाले, 60 से बिलो जिनका टीएसजी रह जाता है, ये आमतौर पे वो बच्चे हैं, आमतौर पे, मैं देखिए 100% नहीं कह रहा हूं, समटाइम्स डाटा कैन वेरी, है ना। ये वो वाले बच्चे हैं जो बेसिकली जिनमें ओपन एरियाज बहुत होंगे। ओपन एरिया का कॉन्सेप्ट पता है? हाँ जी, ओपन एरिया का कॉन्सेप्ट नो आइडिया, अभी तक नहीं डिस्कशन हुआ, तो नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ ओपन एरिया। ओपन एरिया को हम कैसे समझेंगे? देखिए, मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूं ना, तो देसी भाषा में बता सकता हूं। समझाना है मेरा मकसद, तो देसी भाषा, कहीं टेक्निकल लैंग्वेज कहीं ढूंढ लेना कैसे होता है। जब भी हमारे ब्रेन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि हमारे 10 लोब है, ये 100 करोड़ न्यूरॉन्स नेचर लेके बैठी है, बंदा पैदा होने वाला है अब वो प्रेगनेंसी के दौरान, और नेचर ने उसको 100 करोड़ न्यूरॉन्स ऐसे मारे फेंक के कि जा जी ले बेटा अपनी जिंदगी। और वो 10 जगह पे वो न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो 100 करोड़ इज अ बिग नंबर। इक्वल कभी आएगा नहीं, बराबर किसी का भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। दिस इज द रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता जिसको कहते हैं, कि इंसान इंसान से कैसे अलग है, वो ऐसे अलग है कि इतना बड़ा नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है आपको। अब वो जो न्यूरॉन्स आ गए हैं, वो फिर न्यूरल नेटवर्क तैयार करते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल में, चिप में वो शोल्डर से वो जो कनेक्शन बने होते हैं, जैसे घरों के अंदर सर्किट में, सर्किट के अंदर कनेक्शन बने होते हैं। और जब आप किसी कंप्यूटर की प्लेट देखोगे ना, तो आपको वो सफेद सफेद से वो सर्किट दिखेंगे, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, वही अंदर बनेंगे, वही सर्किट बनेंगे। उन सर्किट में सब कुछ है कि 4 दबाया तो स्क्रीन पे 4 आया, 4 + 5 दबाया तो स्क्रीन पे 9 आएगा, वो सर्किट है। उधर वो न्यूरल नेटवर्क है, कहां पे क्या स्टोर है, किस फाइल में कहां क्या है, वो सब कुछ कंप्यूटर में जैसे सेव होता है, वो वैसे ही सिस्टम जो है हमारा उस ब्रेन का बनता है। तो ब्रेन का वो जो न्यूरल नेटवर्क बना, वो न्यूरल नेटवर्क इज द बेस ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट उस न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से बनी कि जिधर जैसा न्यूरल नेटवर्क बना, वैसा ही अपने हाथों पे ये पैटर्न बना। वो पैटर्न क्लियर हुआ? अरे हमारी होम मिनिस्ट्री आ गई भाई। हाय। Yeah, he's my son. Meet यशस्वी बल्हारा। चल बैठ। देसी आदमी है, कोई चक्कर नहीं, कर लेता है जुगाड़ अपना। वो जो न्यूरल नेटवर्क बना, आप बाद में देख लेना, अभी पहले ये बात खत्म कर लेते हैं। बाद में कर लेना। तो वो जो न्यूरल नेटवर्क बना,
वो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली उसके बेसिस पर वो सर्किट बने, और जैसे सर्किट बने दिमाग में 10 जगह पे उनकी कॉपी आई अपनी उंगलियों पे। जैसे कोई भी दुकानदार अपने वो रैक फाइनलाइज करता है, जिस प्रकार से कोई भी कैसे कहेंगे इसको, लेखक है, कोई राइटर है, अपनी किताब के पहले पन्ने पे इंडेक्स बना देता है कि इस पेज पे इतने रुपए, ये वाली लेसन है, इस पे ये वाला टॉपिक है, इस पे ये वाला टॉपिक है, ऐसे ही बोल रखता है ना वो इंडेक्स पेज पे। वो सब कुछ पता होता है कि ये इंडेक्स में ये सामान मिलता है। लाइब्रेरी में जिस प्रकार मान लो दिमाग के अंदर भी इसको स्टोरेज अगर हम मान के चलें, तो स्टोरेज एक कमरा है हमारे पास कोई, और हमने उसको स्टोर बना लिया, हमने उसमें कुछ रखना है सामान, मान लीजिए किताबें रखनी है, हमने किताबें रखनी है, तो आया बंदा किताब फेंक दी, दूसरा आया फेंक दी, तीसरा फेंक दी, सारी किताबें मैथ वाली, साइंस वाली, सारा पूरा कमरा भर गया किताबों का। एंड नाउ अब आपको कह दिया जाए कि जाओ 8th क्लास की आर एस अग्रवाल निकाल के लाओ। अब चांसेस आर देयर कि ऊपर ही पड़ी हो, और चांसेस आर देयर कि पूरा कमरा उलट कर दे जो सबसे आखिर में मिले, बिकॉज कोई ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रखा हमने। दिस इज लाइक मेमोरी का ये सिस्टम है, बच्चे की मेमोरी से क्योंकि आप रोज डील करते हो, तो मेमोरी का ये सिस्टम है कि वो इस तरह से रैंडमली, मतलब उसके अंदर कुछ भी भरते जा रहे हैं, तो आप याद नहीं कर पाएंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अगर अपने दूसरा तरीका बता रहा हूं याद करने का, कि मान लीजिए आपके पास मैथ्स की एक किताब है, फिर केमिस्ट्री की एक किताब है, तो मैथ्स की किताब को अलग रैक में रख दिया, केमिस्ट्री को अलग रख दिया, फिजिक्स को अलग। फिर केमिस्ट्री की अगली आई, पहले वाली केमिस्ट्री जो थी वो 10th की थी, अगली केमिस्ट्री 11th की है, तो फिर 11th का अलग बॉक्स बना दो केमिस्ट्री का, फिर 12th केमिस्ट्री का अलग बना दो। ऐसे करके आपके पास बन गई, वहां लिख दो, और जो भी किताब आए उस मैथ्स की किताब मैथ्स वाले सेक्शन में, फिर वहां पे अलग अलग सेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड का बना हुआ है, 10th वाले में रख दो जाके चुपचाप। अब आपको अगर 8th क्लास की आर एस अग्रवाल ढूंढनी है, पहले मैथ सेक्शन में जाओ, फिर 8th क्लास में जाओ, फिर छोटी सी सेक्शन है और निकाल लो। ये बच्चे को समझाना कैसे है कि जो आपका लर्निंग मेथड है, जो आपका सीखना है, मतलब मान लो वो काइनेस्थेटिक लर्नर है या कोई सा भी लर्नर है, पहले लर्नर को छोड़ो, आपने कोई चीज याद करनी है, याद करने के लिए एक तरीका यह है कि भरते जाओ, ठूंसते जाओ दिमाग में सब कुछ जो आ रहा है, और दूसरा तरीका है कि उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखो दिमाग में। अब ऑर्गेनाइज्ड मैनर का क्या तरीका है कि आपको पता हो वो दिमाग में कहां पड़ी है। कैसे? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसके कान ऐसे हों? याद है? थोड़ा से बाहर की तरफ निकले हुए हो। आमिर खान आ गया दिमाग में। अब अगर मान लो आप किसी आदमी से मिलो, उसका नाम हो सोहन और उसके कान आमिर खान के जैसे हो, और नाम याद करने की दिक्कत हो, आपको नाम याद ना होते हो, तो कान, आमिर खान और सोहन, इन तीनों को कनेक्ट करके स्टोर कर दो। अभी आप पता लगेगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। स्टोर कर लिया, ये नाम था सिर्फ एक, 4-5 नाम करने हैं, 40 नाम करने हैं। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है कि पहले आप 3 को याद कर सकते हो कि 6 को याद कर सकते हो कि कितना याद कर सकते हो। बट आप अगर पहले से एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ नई चीज को अटैच करोगे तो आपको याद लंबे टाइम तक होगा। ऐसे ही होता है जब 10th क्लास में कोई टॉपिक सिखाना होता है या 8th में टॉपिक सिखाना होता है, तो 6th में उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि जब 8th में आए तो इतना तो आप पहले पढ़ चुके हो, अब इतना उसके साथ अटैच करते हैं हमेशा जब भी बताते हैं। दैट इज द राइट वे टू लर्न, मतलब टू मेमोराइज, स्टोर कर रहा है दिमाग के अंदर। अब ये अलग अलग मेथड्स हैं। मान लो वो है विजुअल लर्नर, तो आप उसको एक कहानी की फॉर्म में समझा सकते हो। जब आप उसको कहानी की फॉर्म में समझाओगे ना, तो वो उस तरह से समझाना पड़ेगा जैसे फिल्म चल रही है दिमाग में, पिक्चराइजेशन से तरह। अगर आपका वो बच्चा है ऑडिटरी लर्नर, तो तब आपको उसको
डिस्कशन से बताना पड़ेगा, ऑडियो नहीं सिर्फ काम चलेगा, आपको डिस्कशन से। और डिस्कशन में भी आपको थोड़ा ड्रामेटिक होना पड़ेगा। जो चीज आप उसको थोड़ा स्ट्रेस के साथ बताना चाहते हो, उसके साथ ऐसे लगा दो जोर से एक बार हाथ, एकदम वो चीज कभी नहीं भूलेगा। जो आप में से ऑडिटरी लर्नर होगा, ये वाली जो हरकत है, इस वाली हरकत को वो कि कौन से वाली बात बताई थी इस हरकत के साथ, उसको याद रहेगा। ताली के साथ क्या बताया था, चल मैं बताता हूं, ऐसे के साथ एनी ड्रामेटिक पार्ट, वो उस बात को कभी नहीं भूलेगा कि जहां वो साउंड थोड़ी साइज से बड़ी थी। और आपको वो अनयूजुअल करनी पड़ेगी। यूजुअल एक ही तरीके की साउंड है। जैसे रिकॉर्डिंग की क्या दिक्कत होती है, मान लो मैं अपनी रिकॉर्डिंग किसी को देता हूं ट्रेनिंग की, और रिकॉर्डिंग पर्पस है कि मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो वो रिकॉर्डिंग बस एक फ्लो में चलेगी, तो वो बोरिंग हो सकती है। सामने है तो थोड़ा बहुत बंदा चल भी रहा है, थोड़ा ड्रामा भी कर रहा है, थोड़ा ये सब एक्टिविटी भी हो रही है, तो उससे थोड़ा सा याद रहता है, वो कनेक्ट हो जाती है। कितना डिस्टर्ब करते हो, मानते ही नहीं हो। ऐसे करके बोलोगे कौन से वाली बात बता रहे थे, तो पता लग जाएगा, उस चीज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैडम आपने तो नहीं सोचा मैं आपको कह रहा हूं क्या पता कह रहा हूं मत तो बात क्या है कि जब आप उसके साथ किसी इंसिडेंट को, ऐसी इंसिडेंट को कनेक्ट कर दोगे, विजुअल लर्नर को आपने किसी चीज को बताना थोड़ा अनयूजुअल सा कर लो। अनयूजुअल सा कैसे भाई, हाथी का साइज मालूम है, कुत्ते का साइज मालूम है, स्टोरी में बता रहे हो, कुत्ते को कनेक्ट कर दो किसी एक चीज के साथ और हाथी को किसी एक चीज के साथ, और बोलो कुत्ते ने ना हाथी की टांग अड़ा के ना हाथी को गिरा दिया। विजुलाइज करो, कितना फनी सा लगता है, बट भूल के दिखाओ जिंदगी में अब कभी इस लाइन को, बिकॉज साथ के साथ विजुलाइज कर लिया। कुत्ता आप जानते थे क्या साइज है, कितना वजन है, कितना कुछ है, हाथी ऑलरेडी पता है आपको, आपने उन दोनों को एक अलग स्टोरी में अलग तरह से फ्रेम किया। नेचुरली क्या होना था कि उसके आसपास था तो उसने पैर रख दिया तो मर गया, बट यहां पे क्या हो रहा है कि उसने उसको गिरा दिया। फिर दांत तोड़ो, टांग तोड़ो, उल्टा करो, वो आपके ऊपर आगे का प्रोसेस क्या करते हो। एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि इसके बाद, तो ये कनेक्ट करने का एक तरीका है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरीज के साथ नई मेमोरी जब आप स्टोर करो, ये स्टोरेज है। तो ये जो मैं आपको बताया था, न्यूरल नेटवर्क जो बना होता है, वो न्यूरल नेटवर्क जब बनेगा तो उस न्यूरल नेटवर्क की कॉपी ही हमारे हाथों की इन उंगलियों पे है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। यहां वो जैसे कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो पूरा इंडिया, आप भारत को यहां बैठे बैठे नहीं देख सकते, बट भारत का नक्शा अगर आपके हाथ में है तो वहां नीचे स्केल लिखा होता है कि 1 मिलीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर, तो वहां लगाओ अंदाजा 2 मिलीमीटर, अच्छा 200 किलोमीटर यहाँ का डिस्टेंस 1 मिनट में पता चल जाता है, वो स्केल है। बेसिकली दिस इज द स्केल ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। यानी उस आदमी के बिहेवियर को, उसके न्यूरल नेटवर्क को, आपका स्केल जो यहां कुदरत ने दिया हुआ है, ये अपन ने पकड़ लिया, और इसको पकड़ के अपन ने एक कंसोलिडेट करके एक सिस्टम तैयार कर दिया। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट कि दिमाग कैसा बना हुआ है, न्यूरल नेटवर्क कैसा बना हुआ है। अब किसी किसी बच्चे के अंदर वो न्यूरल नेटवर्क बनता ही नहीं। कैसे कि भाई उस बंदे का, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये गोला है, गोला मतलब ये आपका लोब है, ब्रेन लोब, भाई देसी भाषा में समझा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, ब्रेन लोब है, इसमें ऐसे न्यूरल नेटवर्क वो आए न्यूरॉन्स, और फिर जो जितने आए वो बंद हो गया। दूसरे वाले लोब में ऐसे 10 लोब में न्यूरल नेटवर्क आए और बंद हो गए। हम अगले सेशन में हो सकता है कि मैं आपको प्रोजेक्टर पे दिखाऊं कि दिमाग, या फिर आप मुझे वो भेज दीजिएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर जिसके नहीं है वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अभी मैं आपको वो शेयर कर दूंगा वीडियो, जिसमें न्यूरल नेटवर्क बनने की पूरी प्रोसेस होती है कि जन्म से कंसीव करने से लेकर के और जन्म तक वो न्यूरल नेटवर्क किस तरह से बनते हैं, वो पूरा डिटेल आपको एक एक चीज मेडिकल उस फॉर्म में मिल जाएगी, मेडिकल तरीके से साइंटिफिकली जो प्रूव्ड है। तो वो न्यूरल नेटवर्क बन के और वो आपका लोब क्लोज हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो आपके बच्चे की या किसी भी इंसान की उस लोब में प्रेजेंट न्यूरॉन्स उसकी उस जगह की कैपेसिटी, मेमोरी, इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। अब आपको क्लियर पता लगा ना कैसे होता है ये सब कुछ। नॉट ए मतलब इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, बेसिकली दिस इज कॉल्ड न्यूरोसाइंस, दिस इज न्यूरोसाइंस।
ये साइंस है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। सिर्फ उनको बिहेवियर के साथ और पूरे रिसर्च और एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया है हमने, और कुछ नहीं किया। उसको कनेक्ट करने में कितने साल और कितने लोग शामिल थे वो अपना इशू ही नहीं है। अब अपने पास पूरे सामान का जूस पड़ा हुआ है, वो आपको दे रहा हूं निकाल के कि ये इतना बस बिल्कुल जो आपके काम का है। जैसे जैसे आगे चीजें आएंगी वो काम आ जाएंगी। अब क्या होता है कि वो न्यूरल नेटवर्क जो बन गया, फिक्स हो गई एनर्जी, तो वो आपका टीएसजी की फॉर्म में दिखता है कि इतने न्यूरॉन्स हैं अपने पास। क्लियर? एनी डाउट? अब क्या हुआ, जिसका न्यूरल नेटवर्क नहीं बना, मान लो 3 लोब में न्यूरल नेटवर्क नहीं बना। बना मतलब उसमें न्यूरॉन्स तो हैं, लेकिन न्यूरॉन्स जाने के बाद वो जो लोब है वो क्लोज नहीं हुआ, वो अभी ओपन है। अब एक दूसरा लोब है उसमें भी ओपन है, तीसरा लोब है उसमें भी ओपन है। भाई जैसे घर में 6 आदमी घुसा दिए एक कमरे में, इस कमरे में 8 आदमी, और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि एक कमरे में 6 हैं, एक में 8 है, दरवाजे खुले हैं। अब 8 वाले 6 में जाओ, 6 वाले 8 में जाओ, इट्स वेरी इजी। तो वो जो न्यूरल नेटवर्क जिसके कनेक्शन नहीं बने थे, वो उसमें उसको मैं कॉल कर रहा हूं ओपन एरिया, कि उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, पता ही नहीं है। अब जिस जगह पे ओपन एरिया है, अगर वो ओपन एरिया नहीं होता तो उस जगह पे उस आदमी की एनर्जी डिफाइंड होती कि इतनी है, कम है या ज्यादा है। जहां वो क्लोज नहीं हुआ, ओपन रह गया, वहां हम उसकी एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, दूसरी जगह भी नहीं कर सकते। तो मान लो वो विजुअल इंटेलिजेंस में है ओपन एरिया, मान लो किसी भी इंटेलिजेंस में है ओपन एरिया, तो ओपन एरिया अगर वो वहां पता लग गया तो क्या होगा कि उस जगह एनर्जी का नहीं पता, तो जैसे ही विजुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम आएगा, उस बच्चे का दूसरे लोब से न्यूरॉन्स वहां काम करने पहुंच जाएंगे, और उस बच्चे की जो कैपेसिटी है लर्न करने की, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। पहले कुछ समझ नहीं आता था, चाल देख के पता भी नहीं चलता था कि ये खेल सकता है, खेलने के इसमें गुण है। बट जब खेलना शुरू किया तो कोच ने कहा इसने तो हफ्ते भर में ही इतना सीख लिया जितने 2 महीने में सीखता है बंदा। म्यूजिक कभी आता नहीं था, कभी सीखा नहीं था, म्यूजिक क्लास में गया तो म्यूजिक के टीचर ने बोला कि इसने तो 4 ही दिन में इतना कर दिया जो 1 महीने का बच्चा नहीं कर सकता, मतलब 1 महीने में भी नहीं कर सकता। जिसी तरह से आर्ट क्लास में गया, टीचर ने कहा वे तो मैंने तो सिखाया कुछ और था, ये तो इससे आगे भी कर लेता है। मतलब जो भी काम करने गया उसका, क्योंकि उसके सपोर्ट में दूसरे नेटवर्क, दूसरे न्यूरॉन्स आ गए, तो उसका एनर्जी लेवल एकदम अप, एकदम जाएगा। यानी वो हर चीज को परफेक्शन से करेगा। परफेक्शन इन द सेंस बहुत इंटरेस्ट से करेगा, बहुत परफॉर्मेंस के साथ करेगा। परफेक्शन की जगह मैंने परफेक्शन वर्ड गलत इस्तेमाल किया, इसमें क्या बोलना था? हैं? परफॉर्मेंस यूज करना था, मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत हाई होगी वहां पे। ठीक है, अब ये कुछ भी करे सभी इतना मस्त करता है। उस बच्चे के आप क्लास में नंबर देखो 10 आउट ऑफ 10, सिंगिंग कंपटीशन में गाना इतना अच्छा गाता है, डांस इतना अच्छा करता है, आर्ट इतनी अच्छी है, खेलने में भी बढ़िया है, एकदम मस्त, सारे ही काम अल्टीमेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वो एक काम कर रहा होता है तो वो अंदर के न्यूरॉन्स कह रहे होते हैं ये भी कर सकता है तो इससे बढ़िया, फिर वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये करूंगा। उसका बस इंटरेस्ट नहीं टिक पा रहा एक जगह पे, नंबर तो खूब आ रहे हैं। इसलिए वो बच्चा फिर क्या कहता है, बस टीचर तो मुझे बनना नहीं, बस ये तो मुझे करना नहीं। करना क्या है पता नहीं, कुछ बड़ा सा करूंगा, कुछ इतना बड़ा करेंगे। मतलब वो उसको अभी भी नहीं विजुलाइज कर पा रहा, क्योंकि उसे लग रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। समझ रहे हैं कौन सा बच्चा है ये? कौन सा कौन सा बच्चा है? अगर पर्सनालिटी की बात करूं तो फ्लैशी। आमतौर पे ये फ्लैशी या लिसनर में ही पाए जाते हैं ओपन एरियाज। और जो फ्लैशी बच्चा होगा उसकी परफॉर्मेंस हर जगह अल्टीमेट होगी, तो माँ बाप को लगता है कि ये पढ़ेगा मस्त। बट पढ़ाई उसका सबसे आखिरी एरिया होता है। उसका सबसे फेवरेट डायलॉग बताऊं क्या होता है? कि पढ़ा लो जितना मर्जी, बस पेपर नहीं होने चाहिए।
होता है ना ऐसे, पेपरों से नफरत नहीं करता, लेकिन वो पेपर मतलब पेपर उसको पसंद नहीं है, पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो अलग अलग है, वो आपने पूरी नहीं की ट्रेनिंग, ठीक है। समझ आ रहा है पॉइंट कि अब आपको यह मालूम पड़ गया कि उसकी वो परफॉर्मेंस हर जगह इतनी टॉप की है, और यही बच्चे हैं जो 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं, यही बच्चे हैं जो अबव 90 स्कोर करते हैं। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि 90 अबव स्कोर करने वाला बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना, बिकॉज उसने इतनी ढेर सारी चीजें करने के लिए बना है। वो ही इज अ नेचुरल एक्टर, बेसिकली वो एक्टिंग के लिए, हर चीज करने के लिए, कि सुबह से इंस्पेक्टर शाम को जज, अगले दिन खिलाड़ी की ड्रेस में, सब कुछ बनना है उसे। सब कुछ बनने के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है, तो उसको सब कुछ सिखाओ, और फिर वो सब कुछ सीखने के बाद उन सबसे रिलेटेड कोई ना कोई काम अपने आप कर लेगा बड़ा होकर के। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड अगर उससे काम करवा दिया तो जिंदगी हो गई खराब, कन्फर्म। और हमारे यहां नौकरी भी उसी को मिलती है जबकि वो नौकरी के लिए नहीं बना, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं। एडमिशंस भी पीएमटी में उसी को होता है जबकि वो डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना, वो तो ड्रामे करने के लिए बना है यार। ऑलरेडी करता है सुबह से लेके शाम तक, देखते भी हो उसको, काहे को उसकी ओरिजिनल नेचर से उसको कहीं और लेके जाते हो। और ऐसे केसेस आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आमतौर पे जो पर्सनल 1-to-1 जब थोड़ा सोलेस में जाकर के हम ट्रेनिंग करते हैं, वहां मैं ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं उन बच्चों की जो फ्लैशी थे, ओपन एरियाज थे, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करते थे, 10th के बाद मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। मैंने कहा ये बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना, माँ बाप को समझ में नहीं आया, पीएमटी की तैयारी करवाई, पीएमटी में दाखला हुआ, बीएमबीबीएस में दाखला कर लिया, और दाखले के बाद उस बच्चे ने अपने कॉलेज से मेरे को फोन किया, सर मैं आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, मुझे नहीं दम घुटता है, यहां पे नहीं अच्छा लगता, मैं कैसे उड़ूं, मेरे पंख में सब जाम हो गए हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगता, क्या करूं। मैं कहा तेरी बीमारी यही है, तेरे को जब कहा था तब तो माना नहीं तूने, अब भुगत। सर मैं कैसे करूं, फिर 2-4 आइडिया बताया, मैं ऐसे करके, थोड़े दिन का करके था, मैं हैप्पी हूं यहां पे। लाइक दैट, समझ रहे हैं आप। फिर कुछ और, फिर लगता है माँ बाप को लगता है ठीक तो चल रहा है सब कुछ, तो वो उस लेवल पे नहीं समझ पाते। तो ये जो ओपन एरिया है, इसका क्लियर मतलब क्या समझ में आया कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उस बच्चे का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर। एक्सपोजर नहीं होगा उस बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे में ये टैलेंट है, और अगर एक्सपोजर हो जाएगा तो बच्चा कहेगा मेरे से बढ़िया इस काम को कोई नहीं कर सकता। सिंपल, वेरी सिंपल, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एक्सपोजर उस बच्चे का जिसके पास ओपन एरियाज हो। और जिसमें ओपन एरिया हो वहां पे क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है उसके न्यूरल नेटवर्क को दिखाने का, तो इसीलिए हम उसका स्कोर गेन जो है, स्कोर रिच काउंट नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए उसमें फिर 0 देते हैं, इसलिए फिर वो कम रह जाता है स्कोर, इसीलिए 60 बिलो रहता है। यानी कि 2 तरह के अलग से गिफ्टेड बच्चे आए। हमने कहा हर एक बच्चा यूनिक है और गिफ्टेड है, उसमें कोई कमी नहीं है, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, थोड़े से और स्पेशल गिफ्टेड हैं। पहला जो 60 बिलो है, जो हर काम के लिए मस्त है, कुछ नहीं कराओगे तो भी वेल्ला भी खुश, सब कुछ कराओगे तो 24 घंटे काम करके भी खुश, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। शिकायतें करने की आदत है, वो सारा दिन लगा रहेगा, कभी कोई किसी को ढूंढ लेगा, मेरी मैडम ऐसे करती है, मेरी कुलीग ऐसे करती है, मेरा सर ऐसे करता है, मेरी कोऑर्डिनेटर ऐसे करती है, घर जाके मेरी सास ऐसे करती है, वो मतलब वो उसमें ढूंढ लेगा। छोटा बच्चा है तो मेरी क्लासमेट ऐसे करती है, उसने मेरे को ये नहीं किया, मैंने तो उसको इतना दिया था, मैं तो इतनी पेंसिल, मेरी तो हर बार पेंसिल ले लेती है, मेरे को कुछ नहीं देती है, मैं जब मांगू तो मेरी जरूरत, ऐसे मतलब लगा रहेगा, उसका कोई काम नहीं है, उसे वो चलता रहेगा उसका। तो एक पॉइंट तो ये था जहां पे वो बेसिकली कि उसका हर काम में पोटेंशियल अनलिमिटेड है और वो उसके एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा गिफ्टेड वो था जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक है, उसको आप सिर्फ हाईली कामों में एंगेज करके ही खुश रख सकते हो। ये 2 अलग तरह के बच्चे थे जो टोटल स्कोर के ऊपर आए थे। तो शुरू से लेके आखिर तक का बच्चा समझ आ गया। अगर आपके पास रिपोर्ट पड़ी हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना काम कराना है, किस किस तरह का काम कराना है एंड कैसे जाना है। ऐसे ही दूसरी चीजें भी आएंगी। अब आने वाले टाइम में आपको पूरी रिपोर्ट देंगे। थोड़ा सा चाय का ब्रेक ले लेते हैं तब तक,
है ना। और वो रिपोर्ट जब आपके पास पहुंच जाएगी एक एक बच्चे की, तो उस रिपोर्ट को देखना, उसको देखना कि आपको क्या समझ आया, और तब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। और फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना शुरू होगा कि आपकी क्लास में खड़े बच्चे को आप कैसे समझोगे और कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, एंड व्हाट शुड नेक्स्ट टू बी सजेस्टेड टू हिज पेरेंट्स। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जब कह दोगे जब ही। ओ ये रिपोर्ट आपके पास ही रहनी है। इसको खाओ पियो मोड़ो तोड़ो, पेंसिल पेन जो मर्जी यूज करो। आइए एक्सप्लेन कीजिए, आ जाइए। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस रिपोर्ट, हु कैन डेयर टू एक्सप्लेन? एनीवन? जी, बच्चों जो समझ में ना आए पूछ लिया करो, सवाल की बारी। अब ऐसे पेपर ले लूं आपका मैं? अभी ले ले सरप्राइज टेस्ट। हाँ जी, 2-3 कॉपी और दे दो मुझे दे दो, ये आप एक्स्ट्रा है। कितनी? 2 लीजिए। एनीवन एल्स? इतने सारे हाथ उठे हैं? अच्छा, हो गया हो गया हो गया। हाथ 4 उठे, लिए एक ने। हाँ जी, हाँ जी, 100 की 4, 100 की 4, 100 की 4। और नहीं मिलेगी, एक ही बची है, या और भी हैं? चाहिए एक्सप्लेन? ना तेरे से नहीं कराता। हाँ जी, देखो तरीका बता रहा हूं आपको कि इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे। अभी ये आपके पास आधी रिपोर्ट है, आधी भी नहीं है, मतलब जस्ट ये पॉइंट है कि किन किन चीजों को आपने देखना है जब उसकी रिपोर्ट आपके सामने हो। फिर इन चीजों की एक्सप्लेनेटरी पेजेस भी हैं, वो भी आपको रिपोर्ट में मिलेंगे। टोटल 32 पेज की रिपोर्ट आएगी एक बच्चे की, 32 पेजेस की। इस 32 पेजेस की रिपोर्ट में एक एक चीज एक्सप्लेन्ड होगी। वैसे तो आप किस चीज तक पहुंचते हैं, कितना पहुंच पाते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके प्रीवियस नॉलेज प्लस आपका इंटरेस्ट, आपने कितना दिखाया था शुरू में। क्योंकि बिगिनिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन और थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके दिमाग में आने लगी थी कि पता नहीं क्या कराएंगे आखिर तक। आखिर तक आते आते वो सारे खत्म हो चुका है। लेकिन जो आदमी ने जिस पर्सन ने, जिस टीचर ने उस वक्त इंटरेस्ट नहीं शो किया था, वो आज अभी वहीं खड़ा है, ये देख लीजिए। इसीलिए पहले मैंने 3-4 घंटे शुरुआत के इसी बात पे लगाए थे कि डाउट मत करिएगा, यकीन मान के एक बार शुरू करिएगा, आखिर तक पहुंचते पहुंचते सब समझ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन में, पहले झटके में नहीं बता सकता, मेरे पास इतना ही, ऐसे ही यही फ्लो हो सकता है मुझे लगता है। इससे अच्छा फ्लो कोई बता पाएगा तो आने वाले टाइम में मैं सीख लूंगा। लेकिन शुरू में
क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं हमारी पिछली जिंदगी के साथ कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा जो हमने सीखा हुआ है आज तक। ऐसा फील होता है शुरू में, ये लगता है टीचर को स्पेशली कि एक नई चीज और आ गई तो बर्डन तो नहीं आ जाएगा काम के ऊपर, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब अंदर से ये होता है कि यार ना ही करे तो ठीक है। फिर ऊपर से लिसनर पर्सनालिटी जितनी होंगी उन सारियों के दिमाग में तो इतने सवाल आगे होंगे सारी लिसनर्स के दिमाग में कि वो ये सोचेगा कि यार ये एक नया पंगा, चेंज को इतना आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। और वो इतने सारी जो कि पहले जो मेथड चल रहा है यार ऐसे कैसे चेंज होएगा, ये तो यहाँ के छोड़ो पॉलिसी चेंज कराओ सीधा हमारे से, वो मतलब स्कूल में नहीं कुछ बदलना, हमने ऊपर पॉलिसी पे ही चले जाएंगे वो। तो वो किसी और को कहेंगे कि उसको कहो बदलने को, अपन नहीं बदलते, अपन ऐसे ही रहते हैं और जो करने को बोलोगे वो कर देंगे, सीधी सीधी बात, समझने वाला काम अपने बस की बात नहीं, काम बताओ क्या करना है। वो सीधा एक लाइनर वन लाइनर सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी हमने नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया, वन लाइनर सोल्यूशन आप दे ही नहीं सकते। जिस मोमेंट में ये कहता हूं कि हर बच्चा यूनिक होता है, जिस मोमेंट में ये कहता हूं बताता हूं आपको कि आपका एक भी बच्चा दूसरे से इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली एक की बात दूसरे पे लागू हो ही नहीं सकती। हां, सेम पैटर्न कहीं नजर आता है तो उसका मतलब और फिर उनको एक जगह पे लेकर आना वो हो सकता है। तो पहले अलग अलग चीजों को समझिए, जहां जो चीज ज्यादा का मतलब है, जहां जो चीज कम का मतलब है उसका इस्तेमाल कीजिए एंड आपको चीजें फिर धीरे धीरे उन सारी स्टोरीज को, जैसे एक पजल वो होती है, एक पजल बॉक्स होता है या उसके टुकड़े होते हैं, उसको जब हम, हाँ वो जोन से पीसीज कह रही है मैडम, वो वाले पीसीज, नाम नहीं लेना आता मेरे को थोड़ा सा, तो वो वाले पीसीज जो जब हम इकट्ठे करते हैं तो वो एक साथ फिर तस्वीर थोड़ी क्लियर होनी शुरू होती है। तो मैंने वो वाले पीसीज अलग अलग फेंके हुए थे और फिर उनको मैंने एक एक करके बताया कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको वो तस्वीर इकट्ठी करनी है बस इस रिपोर्ट के माध्यम से। जो चीज ज्यादा है उसको ज्यादा के कंटेक्स्ट में समझो, जो चीज कम है उसको कम के कंटेक्स्ट में समझो। मैंने हर चीज का कम का भी मतलब बताया हुआ है और ज्यादा का मतलब भी बताया हुआ है ना। अब कम किसको कहेंगे, ज्यादा किसको, ये पहला सवाल है ना। मतलब कम किसको कहेंगे और ज्यादा किसको कहेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एवरेज पे। ठीक है, अब यहां दो एवरेजेस बनेंगी, पहली एवरेज जो नंबर के आधार पर है और दूसरी एवरेज जो दिख रहा है उसके आधार पर है। हम सबसे पहले इस एवरेज को काउंट करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में, जो बीच में 8 हैं ये नजर आ रही हैं, पहले हम इस पे जाते हैं। अगर हम नंबर देखें तो पूरे दिमाग को 8 जगह डिवाइड कर दिया, 100 को 8 जगह डिवाइड करोगे 12.5 एवरेज आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 12.5 से ज्यादा है वो एवरेज से ज्यादा है, जो 12.5 से कम है वो कम है। ज्यादा का मतलब समझ आया, 12.5 से ज्यादा का मतलब ज्यादा और 12.5 से कम का मतलब कम। अब अगर किसी का 12.5 हुआ तो, किसी का 12.4 हुआ तो, किसी का 12.6 हुआ तो, 5, 6, 4 आगे पीछे हुआ तो, इन दैट केस आपको करना पड़ेगा फिर एज अ होल देखना पड़ेगा कि 8 इंटेलिजेंस हैं, टॉप की 4 कौन सी हैं और नीचे की 4 कौन सी हैं, वो एवरेज पता लग जाएंगी। क्यों जी, टॉप की 4 पता लग गई और नीचे की 4 पता लग गई। अब बच्चे का बिहेवियर जब भी शो होगा वो आपका एक्सट्रीम पोजीशन वाला शो होगा, यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है वो वाला बिहेवियर नजर आएगा और जो सबसे कम है वो, ये दो बिहेवियर सबसे ज्यादा विजिबल होंगे। बाकी के बिहेवियर इंटरमिक्सिंग हो सकते हैं क्योंकि वो लगभग लगभग बराबर अगर होते हैं तो, सेम भी है, लगभग बराबर हो या बराबर हो, मतलब कितना ही भी हो सकता है ना, उस नंबर पे तो हम जा ही नहीं रहे, अगर बराबर हैं या लगभग बराबर है जैसा भी पॉइंट है। तो उस केस में आपको ये पता होगा कि ये इक्वल का क्या मतलब है और ज्यादा का क्या मतलब है और कम का क्या मतलब है। उसके लिए आपको फिर से वो जो टेप अपनी चली है वो रिकॉर्डेड पार्ट है उसको फिर देखना पड़ेगा। वो भूल चुके हो जो जो मैंने बताया था क्योंकि इतना सारा सामान था। तो अब क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। एक तो जो भी बच गया है टीचर मुझे वो व्हाट्सएप करेगा अब
क्योंकि अभी तक मेरे पास सभी के नंबर्स नहीं आए हैं। 100+ लोग यहां बैठे हुए हैं। मेरे पास आज 100+ मैसेजेस यहां से निकलने के बाद आने चाहिए, या यहीं पे बैठे बैठे आने चाहिए। सेव तो होगा आपके पास नंबर। सारे के सारे आज अपना नाम भेजेंगे, चाहे पहले भेज रखा हो चाहे ना भेज रखा हो। अब तो भरोसा हो गया होगा कि अब तो भेज ही सकते हैं। मैं आपसे जब आप भेज दोगे उसके बाद आपसे कुछ मांगूंगा, इकट्ठा मांगूंगा आपकी ईमेल आईडी, बिना मांगे नहीं देनी है, समझ गए ना। वो जब मैं आपको ईमेल आईडी मांगूंगा उस वक्त मैं आपको अपना सारा जो ट्रेनिंग है वो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भेज दूंगा। अब कुछ नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं पार्ट 1 भेजूंगा सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग का। उस पार्ट 1 को सुनना है, सुनते हुए नोट्स बनाने हैं। फिर अब नए टाइप के जेन्युइन और बढ़िया सवाल आएंगे अब की बार फिर दिमाग में। अब असली सवाल आएंगे, है ना, हाई लेवल के सवाल। पहले हमारे सवाल दूसरे तरह के थे, जहां हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा सवाल मान रहे थे। अब वो बड़ा सवाल, अब असली सवाल आएंगे। अब वो जब मैं लिख रहा हूं और वहां उस चीज से आप सहमत नहीं हो तो लाल पेन से लिखिएगा। आपका सवाल कोई हो तो लाल पेन से लिखिएगा, और जो मैं बोल रहा हूं उसमें से जो क्रक्स निकल के आ रहा हो वो अपना ब्लू पेन से लिखिएगा। क्लियर? जब वो लिख लोगे, अपने नोट्स बना लोगे, तो उसकी फोटो क्लिक करनी है। जब वो नोट्स बन जाएंगे तो उन सारे पेजेस की फोटो क्लिक करनी है। फोटो क्लिक करने से पहले उसके ऊपर पेज नंबर लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रेनर का नाम होना चाहिए। मेरा नाम मतलब ट्रेनर डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, आपका नाम और पेज नंबर, और ऊपर लिखा होना चाहिए ट्रेनिंग पार्ट 1। हर एक पेज पे 4 चीजें हैं, ट्रेनिंग पार्ट 1, पेज नंबर, आपका नाम और मेरा नाम। ये 4 चीजें लिख के हर पेज पे लिखना है आपने ये, और फिर उनकी फोटो क्लिक करनी है, और फोटो क्लिक करके मुझे ईमेल भेज देनी है। वो ईमेल आईडी मैं आपको, जब जिस ईमेल आईडी से आता है उसी ईमेल आईडी पे रिप्लाई नहीं करना है, नई ईमेल कंपोज करनी है और उसमें अटैच करना है। रिप्लाई नहीं करना किसी भी ईमेल का, थैंक यू वेंक यू कुछ नहीं लिखना। ईमेल पहुंच गई, व्हाट्सएप पे बता सकते हो कि ईमेल पहुंच गई, ना पहुंचे तो बोल दो कि नहीं पहुंचे जी। नई ईमेल आएगी और उस ईमेल का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो उस ईमेल को आते ही डिलीट कर दूंगा और सिर्फ इतना लिख के भेजूंगा, करेक्ट द सब्जेक्ट। बस, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर पाऊंगा यहां से जाने के बाद, तो शॉर्ट में समझ जाएंगे अब आप। और अगर थोड़ा सा आपको लगे कि मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं तो उसको गुस्सा मत समझिएगा, इरिटेशन मत समझिएगा। शॉर्ट में बताना था इसलिए थोड़ा स्पीड में बोला, इतना ही समझना है आपको, क्योंकि फोन और व्हाट्सएप के लिए इतना टाइम नहीं होता अपने पास, और दुनिया भर के काम होते हैं, सुबह से रात, रात से सुबह। रात को 4:30 बजे हम लोग सोए हैं, 5:30 बजे तक 1 घंटा सोए हैं, और 5:30 हम चल दिए सारे के सारे और आपके पास पहुंच गए हैं, क्योंकि रात भर हम लोग गांव के अंदर थे और गांव की चौपाल में बैठे हुए थे। तो इट्स लाइक टफ, मतलब टॉकिंग टू पीपल एवरीवन, और गांव के उस लेवल पे जाकर के लोगों से बातचीत करना, यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे किस लेवल का। और यही चलता है, आज इस जगह पे, आज फिर दूसरे जगह पे, फिर तीसरे गांव में, फिर चौथे गांव में, फिर वहां के टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, फिर प्राइवेट स्कूल के, ये कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए क्या है कि शॉर्ट में बात करता हूं, इतना ही जितना जरूरी हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ईमेल भेज देंगे, जैसे ही आपका, हाँ, उसका सब्जेक्ट क्या लिखना है, नोट्स ट्रेनिंग पार्ट 1। मैं आपको भेजूंगा ट्रेनिंग पार्ट 1, आपने भेजने हैं नोट्स ट्रेनिंग पार्ट। जैसे ही आपका पार्ट 1 के नोट्स आएंगे मेरे पास, मैं आपको पार्ट 2 भेज दूंगा। जिसका आएगा उसका भेज दूंगा, जिसका नहीं आएगा मौज करो। और ध्यान रखिएगा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को अपने नोट्स, अपनी ऑडियो फॉरवर्ड नहीं करनी है। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, या तो आपके स्कूल को मिली है ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मिल चुकी है इसलिए आपको पर्सनली मिल रही है, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी को देता हूं मैं, या अवेयरनेस के लिए देता हूं। तो अगर आपके किसी रिश्तेदार, किसी टीचर अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या किसी और को सुनाना चाहते हो, तो उसको बोलिए
कि अपने मोबाइल से मेरे को व्हाट्सएप करके मांग ले, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन आदमी सुन रहा है। और मैं मना नहीं करता, ये आम पब्लिक के लिए ओपन है, बेसिक ट्रेनिंग ओपन है, फाइनल ट्रेनिंग ओपन नहीं है। वो सिर्फ या स्कूल को मिलेगा जो यूज कर सकता है। यानी वहां तक पहुंचते पहुंचते छटनी हो जाएगी, कौन कौन असली योद्धा है, कौन कौन कैसे कैसे समझता है, कौन कौन क्या का पूरा पता चल जाएगा। तो जब उस लेवल तक पहुंचेगा उसी को फाइनल ट्रेनिंग मिलती है। भाई जो एमए वेस्ट करनी है जिसने, उसका क्या फायदा, सुन के उसको वेस्ट कर देना, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो खाम खाई की। मेरे को ये समझो कि एक तरह से अगर मेरे से बिना पूछे किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो तो समझो बेइज्जती कर रहे हो मेरी, सिंपली मेरी मेहनत की, मेरी इतनी जिंदगी के इतने सालों की तपस्या की। वो नहीं करना। जिसको चाहिए मुझसे मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। वो मुझे जब तक जवाब देता रहेगा मैं अगले भेजता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम अवेयरनेस है, मेरा काम जगाना ही है, मेरा कोई पर्पज नहीं है इससे। तो आपको वो ओपन है फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, कोई भी सीख ले। क्लियर, समझ आया जी? तो जो जो मुझे भेजता रहेगा मैं अगला पार्ट उसको भेजता रहूंगा। उससे आपके पास नोट्स क्लियर हो जाएंगे ना। जैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी चीजें थी, अब तो भूल चुके हैं, इतना सारा मैटर था वो कहां चला गया, तो अब वो फिर सारा दोबारा रिवाइव हो जाएगा। और उसमें आधी चीजें होंगी, आधी अब मैंने बताई हुई है आपके पास नोट्स में, तो कंसोलिडेट कर लेना, मिला लेना उसको। ठीक है जी, क्लियर? एनी डाउट इस पार्ट पे? तो आपको ये रिपोर्ट पढ़नी फिर आसान हो जाएगी, एकदम से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तो आपके सामने होगा। सेकंड पार्ट, अब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो जो लोएस्ट है वो वाला पार्ट और जो हाईएस्ट है वो वाला पार्ट, इसको देखो आप। देखिए, हाईएस्ट काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, 3। और चौथे नंबर पे इंट्रा है ना। और लोएस्ट पार्ट विजुअल का और काइनेस्थेटिक का। अब देखो इनके घर में किन किन बातों के ऊपर झगड़े हो सकते हैं। विजुअल और नेचुरलिस्टिक लोएस्ट बोला है, बाकी के दोनों इनसे थोड़ा ऊपर है। वो लोएस्ट वाले में जो बच गए ऑब्वियसली वो चार ही बचे ना, 4 तो ऊपर वाले लिख दिए थे, बोल दिए थे हमने, तो नीचे 2। तो जो लोएस्ट बोले थे ना वो 2, उनका मतलब बता रहा हूं अब मैं कि वो उनके घर में झगड़ा किन किन बातों पे हो सकता है। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो, अगर वो ये बच्चा वाइफ का, ये वाइफ की रिपोर्ट है तो, अगर ये हस्बैंड की है तो, अगर ये बाप की है तो, और ये बच्चे की है तो, लड़की की है तो, लड़के की है तो, अमीर फैमिली की है तो, गरीब की है तो, मिडिल क्लास की है तो, सर्विस क्लास की है तो, बिजनेस फैमिली की है तो, दुकानदार की है तो, सबका अलग अलग होगा ना घर का माहौल। इसका मतलब आपको साथ के साथ ये ओरिजिनल नेचर प्लस उस घर का माहौल, वो दोनों के दोनों एकदम तस्वीर देखना पड़ेगा सामने, है ना। अगर पापा पंडित जी हैं, सुबह उठ के 5 बजे मंदिर जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठ के जो काम करते हैं फ्रेश ब्रह्म मुहूर्त में मेहनत करेंगे ये होगा, और एफिशिएंट पर्सनालिटी है, और ये औलाद उसके घर में पैदा हो जाए, लो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, अगला 10 बजे 12 बजे उठने का शौकीन है, तो घर में हो गए क्लेश। उनके घर में सबसे बड़ा क्लेश उसका लेट उठना ही है, बस सुबह ही रोने लग जाता है। और इसका भी एक पर्सनालिटी एफिशिएंट है, ये भी देख लेता है कि यार बापू ने रोज परेशान कर दिया, इससे अच्छा तो ये घर से छोड़ के भाग ही जाऊं। मतलब उसने रोज बोलना है, क्योंकि वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है और ये रोज 11 बजे उठ रहा है, और ये मतलब रोज ताना दिया जाएगा, रोज बोला जाएगा, क्योंकि बाप को पता ही नहीं कि वो रोज 12 बजे क्यों उठता है। वो कहेगा ये क्या तरीका है कि रात को 3 बजे तक नहीं सोते और सुबह सुबह उठ के तो 12 बजे इतना बजे, ये कोई टाइम है उठने का? उनको लगता है उनकी जिंदगी में बच्चा, क्योंकि इसका लॉजिकल भी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो लिसनर पर्सनालिटी की वजह से धक्का स्टार्ट बच्चा है। एक पर्सनालिटी लिसनर भी है, इंट्रा वाली, खुद वाली, तो वो बिना पुश के नहीं चल रहा है। तो पापा को ये लगेगा कि ये सुबह नहीं उठता ना, इसलिए दिमाग फ्रेश नहीं होता, इसलिए नहीं करेगा। दूसरा, विजुअल इंटेलिजेंस लो है, विजुअल लो है और ऊपर लर्निंग मेथड भी लो है विजुअल, और हाई काइनेस्थेटिक है। जिसका विजुअल लो है उस बच्चे को कभी किताबों से याद नहीं होएगा।
अब अगर किताब से याद नहीं होएगा तो अगले को पढ़ने का शौक ही नहीं है। तो अगर किसी फोटो स्टेट करा लाएगा किसी के नोट्स, जिसमें से आप में से जिसका विजुअल लो है और 11वीं में किसी के नॉन मेडिकल के नोट्स करा के लाए थे, वो आज भी रखे होंगे संदूक में, कभी पढ़ूंगा, वो कभी आज तक नहीं आई होगी, क्योंकि वो उसको नहीं इंटरेस्टेड है किसी और के लिखे हुए में। किसी किताब से उसको याद नहीं होगा, किसी और के नोट से याद नहीं होगा। टीचर वो जो पहले कार्बन कॉपी दिया करते थे वो कोई सी काम के नहीं, क्योंकि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई है और काइनेस्थेटिक लर्निंग मेथड हाईएस्ट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने किए हुए से ही याद होगा। आ रहा है क्लियर चीजें, तस्वीर है ना? अगर इसके अलग कोई और तरीका अपना रहे हैं मां बाप, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ रहा है। ना उस बच्चे को पता वो क्यों आ रहा है, ना उस मां बाप को पता कि वो क्यों आ रहा है, पर आपको मालूम है कि वो कहां से आ रहा है। दूसरा, विजुअल लो होने की वजह से अगर स्मार्ट क्लास से आप पढ़ा रहे हो उसको, उसके किसी काम का नहीं स्मार्ट क्लास, किसी काम का नहीं। इससे अच्छा स्मार्ट क्लास के टाइम पे उसको खेलने को भेज दो, वो आपको बहुत प्यार करेगा कि बढ़िया है, वो स्मार्ट क्लास से पीछा छुड़ा के मेरे को ग्राउंड में भेज दिया, मैडम बहुत अच्छी है, मैडम इतने में अच्छी हो जाएगी बस, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स हिम। और धक्के से बिठाओगे ना उसको, काइनेस्थेटिक है। आपकी क्लास में दूसरी तीसरी पहली नर्सरी यूकेजी एलकेजी में ऐसे बच्चे हैं जिनको आप स्मार्ट क्लास में बिठाते हो, लेकिन वो पीछे खेल रहे होते हैं, उनका मतलब ही नहीं वो बैठ जाएं आगे, वो नहीं इंटरेस्टेड है, 0% इंटरेस्ट इज देयर। तो उनको जबरदस्ती उस कमरे में बंद करना मतलब कैद खाना बनाना, वो बच्चा आपसे कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा तो उस क्लासरूम में पिछली साइड में स्लाइडिंग वो लगा दो कि तुम्हारे लिए ये है, तुम चढ़ो उतरो, तुम इसी पे लगे रहो, टेंशन खत्म। क्योंकि वो वहां से नहीं सीख सकते, आएगा ही नहीं समझ उनको। तो टेंशन का है कि खत्म हो गई ना आपकी टेंशन कि इन्होंने नहीं बैठना। अगर आप जबरदस्ती उनको व्हाट आर यू डूइंग देयर, सिट प्रॉपर्ली, समझो कि आपने अपना कनेक्शन तोड़ दिया उससे, खत्म। वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता, वो आपकी कभी इज्जत नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग हिम एनी क्या रिस्पेक्ट या इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट। हाउ मतलब कोई, मेरे को नहीं लगता जब आप, बिकॉज यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, एज ए टीचर यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर। इफ यू विल स्टिल बी ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, देन यू शुड क्विट दिस जॉब। पता लगने के बाद अगर अभी भी प्रॉब्लम है, ढूंढिए सोल्यूशन, टीचर को बोलिए, डॉक्टर साहब को बोलिए, चेयरमैन को बोलिए, कोऑर्डिनेटर को बोलिए कि ये सोल्यूशन है। कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब तो उनको भी समझ आ गया होगा कि क्या मतलब है इनका, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, बात करिए, नहीं तो कोऑर्डिनेटर को निकलवाइए, नहीं तो खुद छोड़ दीजिए और टीचर्स को ट्रेन कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। आपका पर्पस बच्चा होना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूं, आपका पर्पस स्कूल नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर और ऑर्डर नहीं होने चाहिए। अब आपका पर्पस सिर्फ बच्चा, बाकी कुछ भी हो जाए आप इसके लिए अड़े रहेंगे, क्योंकि इस बच्चे का यही इंटरेस्ट है, इस बच्चे की यही भलाई है। याद ही तो कराना है ना, दूसरे तरीके से करा लो यार, कई को खाम खाई दिमाग खराब कर रहे हो, अपना भी उस बच्चे का भी। मतलब मजा लेके करो ना, अच्छा एंजॉय करके पढ़ाओ बच्चे को। बच्चा आपसे मिले तो मतलब अंदर से चीयरफुल वे से मिले ना, इसलिए नहीं कि मैडम बिठा के रखती है 24 घंटे। इस बच्चे को जो टीचर बिठा के रखता है ना, इस बच्चे को, उस टीचर के साथ ये कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हां, इसको इतना कर दो कि आते ही भाग के मेरी गाड़ी से ये सामान ठाला, भाग के ये लिया, भाग के वर्ड यूज करो, भगाओ, जैसे ही थकेगा फिर हाँ अब बताओ मैम अब करूंगा सब कुछ। फिजिकली इसको एग्जॉस्ट करना इतना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि ये कॉन्सेंट्रेट करे, क्योंकि 145 टीएसजी है, 140 प्लस टीएसजी का बच्चा, 140 प्लस टीएसजी है, 140 प्लस टीएसजी के बच्चे को अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देखना चाहते हो तो फिजिकली एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे। यानी सुबह आते ही जिनका टीएसजी 135 प्लस है सबके 10-10 चक्कर लगवा दो, और जब वो क्लास में बैठेंगे टोटल कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे,
और अगर सुबह उठते ही क्या होता है हमारे यहाँ, उठते ही निकलते ही बस में चढ़ गए, आते ही स्कूल में चढ़ गए, प्रेयर में खड़े हो गए, प्रेयर खत्म हो गई, क्लास में जाके बैठ गए, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो कंसंट्रेशन एट ऑल। भाई हाई काइनेस्थेटिक और हाई टीएसजी का फायदा उठाओ, स्पोर्ट्स की क्लास सुबह सुबह लगाओ उनको खेलने के लिए, दौड़ने के लिए छोड़ दो ग्राउंड में, दौड़ो दौड़ो जितना दौड़े, बैठा नहीं मिलेगा, और अपने आप ही नहीं बैठेंगे वो अपने आप ही नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ढिशुम पिशुम उनका चलता रहेगा, वो मतलब अपना रास्ता ढूंढ लेंगे अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने का। जैसे ही आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे ना, वो खिल के निकल आएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, एनवायरनमेंट देना बस। और जैसे ही आपने उनका आधा घंटा ग्राउंड में लगा दिया, पास हो गए आप उसी टाइम। जिनका लो काइनेस्थेटिक है, जरूरत ही नहीं है उनको भगाने की ग्राउंड में, तुम बैठो आराम से, ऐश करो, तुम क्लास में बैठो, जो जी करे वो करो, वो बैठे रहेंगे अपना करते रहेंगे। उनका भी पता लग जाएगा क्या इंटरेस्ट है, उनको वहां बैठा के वो कर दो, उनका जीरो पीरियड में ये काम कर दो, स्टार्टिंग में ही जीरो पीरियड मतलब अपना ऐसी क्लास जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है, 1 घंटा उस चीज का दे दो, स्कूल से प्यार करना शुरू कर देगा बच्चा। सुबह मतलब उस बच्चे को घर में नींद ही नहीं आएगी। आपके घर, आपके जिस बच्चे के जिस स्कूल में इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि जो उसका मजेदार है, वो कहते हैं मम्मा छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसको वो मिल रहा है। उसी स्कूल में दूसरा बच्चा कहता है मेरे को अच्छा नहीं लगता जाना, सेम स्कूल में, सेम क्लास में, सेम एनवायरनमेंट में, बिकॉज एक को जो चाहिए वो मिल रहा है, दूसरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर एक बार पूरी तस्वीर पता हो तो। जो कॉमन इंटरेस्ट के बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे तो लाना है बस, कुछ भी तो नहीं करना, कोई बड़ा तीर थोड़ी मारना है। सारी क्लासों का एक तरह के इंटरेस्ट एक तरफ और दूसरे तरह के दूसरे। अभी भी तो आप एमआई क्लासेस, क्लब्स वगैरह चला रहे हैं ना, अब की बार अपना ओरिजिनल के हिसाब से चलते हैं भाई। अब तो बच्चों से पूछ रखा है, अब तो उनके माँ बाप को जो अच्छा लगता है, स्कोप जिसका बढ़िया, अब तो वो इस हिसाब से दिलाते हैं कि एक में तो इतने ज्यादा है, एक में कोई भी नहीं। अब हम बताएंगे कि किसको कहां भेजना है, माँ बाप का टेंशन खत्म। और जब माँ बाप को बुलाएंगे आप सेमिनार के लिए, पेरेंटिंग सेमिनार के लिए, उस दिन माँ बाप को भी समझ आएगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और वो आपके साथ कॉप अप करेंगे एकदम 100% गारंटीड है, कोई टेंशन नहीं। अभी तो बहुत सामान आया नहीं है, उस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में आएगा, बहुत सारी चीजें उस दिन पता लगेंगी आपको। हाँ जी, क्लियर ना? अब आते हैं इसके बिहेवियर के ऊपर। मैं अभी मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, बाकी चीजें तो आपको ही डिसाइड करनी पड़ेंगी ना। अभी तो ये काम आपका होमवर्क में दूंगा, इसको मैं समझ में आए, ताकि कि मैं एक फेल ट्रेनर हूं कि पास कराओ आपने मुझे, बिकॉज इट्स नॉट योर फेलियर, इट्स माई फेलियर, आई एक्सेप्ट दिस। अगर आपको नहीं समझा पाया तो, वेदर ये आपका ओरिजिनल टैलेंट है या नहीं, तो मैं नहीं ढूंढ पाया पहले, तो ये मेरा फेलियर है ना, आपका नहीं। इन बच्चों को अलग अलग बिठा दो, जिनका बोले बिना काम नहीं चलता ना आपस में, क्योंकि इनके बोलने से इनको तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो समझ लेते हैं, इनके पड़ोस वाले बहुत डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी बात करी जाए पर्सनालिटी की, तो आप देखेंगे इसकी दोनों पर्सनालिटी सेम नहीं है, ड्यूल पर्सनालिटी का बच्चा है अगर ये। अब इंट्रा पर्सन में ये लिसनर है, एफिशिएंट है ये इंटर में। अब एक बिहेवियर ऐसा है जो सब कुछ मानता है, दूसरा बिहेवियर ऐसा है जो कुछ भी नहीं मानता। यानी कि अगर आदमी आपके घर का है, आपके साथ रहता है, आपसे प्यार का रिश्ता है, उसकी हर बात मानी जाएगी और इंस्ट्रक्शन फॉर्म में आएगी तो। लेकिन अगर आदमी आपसे रिश्ता अच्छा नहीं है तो फिर उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये वाले वो वाले बच्चे हैं जिनकी मम्मी कहती है कि इसको ना प्यार से समझा लो तो बिल्कुल सारी मान लेता है, डांटते ही तो उल्टा पड़ जा, फिर तो कुछ ही नहीं करता। क्योंकि डांटते ही उसकी मां उसकी इंटर पर्सन में चली जाती है, तब उसकी दूसरे वाली पर्सनालिटी बात कर रही होती है कि अच्छा मेरे को कैसे कह दिया तूने, अब नहीं मानता कुछ भी। तब ये खुद ही कंफ्यूज्ड है बेचारा, इसकी मां भी कंफ्यूज्ड है,
कि कैसे समझाऊं इसको, हर वक्त मानता ही नहीं। अब लिसनर पर्सनालिटी की वजह से एक बार चला दिया फिर रुक जाएगा, डांटोगे तो वो एफिशिएंट निकल आएगा अंदर से कि नहीं करता, नहीं डांटोगे तो आपको टाइम स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा। जो लिसनर के साथ जो उसकी पॉसिबिलिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी लिमिटेशंस थी, उसकी स्ट्रेंथ थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो उसकी लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए, एफिशिएंट भी पता होना चाहिए। यानी जब वो बच्चा अपने टीचर से बात कर रहा है तो उसका इंटरपर्सन पर्सनालिटी बात कर रही है, अपने क्लासमेट से बात कर रहा है तो एफिशिएंट बात कर रहा है, दुकानदार से बात कर रहा है तो एफिशिएंट बात कर रहा है, सड़क के ऊपर लड़ाई बज गई है, गाड़ी ठुक गई है तो एफिशिएंट बात कर रहा है। और कहेंगे यार तू घर में तो ऐसा नहीं है, तू बाहर जाके तेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, वहां जाके तेरे को पता नहीं क्या हो जाता है। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि घर में एफिशिएंट हो, बाहर लिसनर हो। जो मैडम को बोलेगी मैडम जी घर में तो कुछ नहीं मानता, और आप कहोगे नहीं ही इज सो नाइस चाइल्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया से करता है, एकदम बढ़िया, क्लास में तो बहुत अच्छा है ये। वो घर में बिल्कुल एफिशिएंट है, अपनी माँ के सामने एफिशिएंट है, स्कूल में लिसनर है। इसका उल्टा हो जाता है ना। तो उसका बिहेवियर एकदम से एग्जैक्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर वो लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, उसने शादी कैसे आदमी से होनी चाहिए, उसका क्लास में उसको सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाहिए, करियर ऑप्शंस क्या होने चाहिए, करियर ऑप्शन चूज कर लिया उसके बाद नौकरी करते हुए उसका बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होंगे इसके एक्वायरिंग सेंसिटिविटी से। और वहां पे वो 70% है, इसका मतलब वो ज्यादातर इस बात के ऊपर ध्यान देगा कि लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया, बाकी की दुनिया कैसे कर रही है। एफिशिएंट होते हुए भी वो अपने चैलेंजेस दुनिया को देख के ले लेगा, अंदर से पहचानने की बजाय, क्योंकि एक्वायरिंग सेंसिटिविटी इफेक्टिव है। तीसरा, नेक्स्ट पार्ट, अगर आप इसका पेज नंबर 6 देखोगे, लास्ट में सबसे लास्ट, इससे पहले वाला 5 नंबर, जब आप इसका देखते हो तो यहां पे आपको 10 लोब नजर आ रहे हैं, है ना। ये 10 लोब बेसिकली क्या हैं, ये एक लोब, जिस लोब का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर लोब का ये काम है कि हर लोब को कोई ना कोई काम मिला हुआ है, उस काम, उसमें एनर्जी जितनी है उस हिसाब से उस पर्टिकुलर काम के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा। पहला लोब लेफ्ट में है, रैशनल थिंकिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स थॉट्स, कंट्रोलिंग सेल्फ अचीवमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंट्रापर्सनल बिहेवियर है ना, यानी कि ये वाला लोब बता रहा है ये इंट्रापर्सनल बिहेवियर। सेकेंडली, सामने, इसी के सामने, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल, गोल विजुअलाइजेशन, इंट्यूशन, सेल्फ एस्टीम, डिटर्मिनेशन एंड इंपल्स कंट्रोल, ये बता रहा है आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, दोनों का नंबर अगर दिखाई देगा, अगर इसमें